सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज पुनः सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का जो अधूरा टॉपिक रह गया था उसे पुनः चालू करते हैं। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता भारत ही नहीं अपितु विश्व की संपूर्ण प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इस सभ्यता के बारे में पहले बता चुके हैं। इस सभ्यता के सर्वप्रथम स्थल हड़प्पा को खोजा गया था। 1921 में दयाराम साइनी व माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इस सभ्यता का दूसरा या द्वितीय महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो था। इसका उत्खनन कार्य 1922 में रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। हड़प्पा ये दोनों स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता है और रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले के अंतर्गत स्थित है तथा यह सिंध नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मृतकों का टीला अर्थात यहां पर अस्थि पंजरों का ढेर मिला है। अतः इन स्थलों की खोज के बाद इस सभ्यता के अनेक स्थलों को खोजा गया पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार और इस सभ्यता एक विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत फैली हुई थी। पूरब में मेरठ तक मेरठ में आलमगीरपुर और पूरब में हुलास। इसके अतिरिक्त पश्चिम में सूत का जेंडर बलूचिस्तान में स्थित है। मकराना के शोरी क्षेत्र में स्थित। वहीं उत्तर में यह सभ्यता चिनाव नदी के तट पर स्थित जम्बू
के अंतर्गत मांडा इसका स्थल मिला है। वहीं दक्षिण में यह सभ्यता दैमाबाद महाराष्ट्र में इसका स्थल मिला है। अर्थात यह एक अपने एक विस्तृत रूप में सुविख्यात थी। अतः बाद में सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों से बाहर निकलकर यह एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। बाद में पुरातत्ववेताओं ने इसका नामकरण सैंधव या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर हड़प्पा कर दिया, क्योंकि पुरातत्ववेताओं के अनुसार जब कोई अज्ञात स्थल खोजा जाता है, जो प्रथम स्थल मिलता है, उसके आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। इस सभ्यता के जो जनक थे वे भी भिन्न भिन्न प्रजातियों के नरकंकाल मिले, जिनके आधार पर इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, किंतु जिनमें सर्वाधिक जो नरकंकाल जिस प्रजाति के मिले या जिसके आधार पर इतिहासकारों ने इस सभ्यता के जो निर्माता या जनक बताए गए, वह भूमध्य सागरीय अर्थात द्रविड़ों को माना गया। इस सभ्यता के समय के संबंध में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण रेडियो कार्बन पद्धति C14 के आधार पर इस सभ्यता का जो निम्नतम समय अर्थात पतन का, अर्थात 1750 ईसा पूर्व से इस सभ्यता का पतन प्रारंभ हो गया। इस सभ्यता की जो महत्वपूर्ण जो देन मानी जाती है विश्व में, वह एक सुनियोजित नगर व्यवस्था, क्योंकि नगर उस समय जो मिले हैं वे एक सुव्यवस्थित आधार पर स्थापित मिले, जिनका अनुसरण आगे चलकर पश्चिमी देशों ने किया और आधुनिक काल में उस प्रकार के नगर देखने को मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के निर्माता तकनीकी कला से परिपूर्ण परिचित थे। नगरों की जो मुख्य जो विशेषता थी वह एक मकान तथा गलियां, सड़कें, ईंटें तथा इस सभ्यता के अंतर्गत कुएं, सफाई व्यवस्था आदि देखने को मिले। सड़कें यह इस सभ्यता की नगर नियोजन की मुख्य विशेषता मानी जाती है। सड़कें साफ सुथरी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकानों का प्रयोग इस सभ्यता के लोग भली भांति करते थे तथा पकी हुई ईंट और गोबर से निर्मित होती थी। उनकी मकानों की जो छत होती थी वह बांस वे गोबर से निर्मित होती थी। मकानों के जो मुख्य जो गेट है या दरवाजा वह मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलते थे तथा ईंटों को पकाने की कला से इस सभ्यता के निर्माता परिपूर्ण परिचित थे या जानकार थे तथा कालीबंगा के अंदर अलंकृत ईंट का प्रयोग देखने को मिलता है। मकानों के अंदर कुएं, शौचालय, स्नानागार अर्थात आदि देखने को मिला है। सफाई व्यवस्था की ओर भी इस सभ्यता के निवासी पूर्णतः ध्यान देते थे, क्योंकि सड़कों के
दोनों ओर गड्ढे मिले जहां कूड़ा कचरा आदि डालने के लिए। वहीं इस सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत भी इससे पूर्व बता दिया गया है, लेकिन पुनः दोहरा दिया जाए कि सामाजिक व्यवस्था अर्थात यहां पर प्राप्त नरकंकाल व मूर्तियां, मोहर आदि के आधार पर यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी, यहाँ के लोग किस प्रकार रहते थे, उनका खान पान, रहन सहन, मनोरंजन, मृतक संस्कार आदि के संबंध में। अतः यहाँ मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, क्योंकि अधिकांशतः जो नारियों की मूर्ति आदि मिली है या मोहरों पर नारी चित्र मिले, उनके आधार पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था को दर्शाया जाता है। माता सर्वे सर्वा थी, माता प्रधान थी। यहाँ के निवासियों का खान पान शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का था, क्योंकि यहाँ के निवासी अनाज का भी प्रयोग करते थे और मांसाहारी मांस का भी प्रयोग करते थे। वस्त्रों में भी इस सभ्यता के निवासी सूती ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, क्योंकि इस सभ्यता के निवासी कपास की खेती से भली भांति परिचित थे। वहीं मोहनजोदड़ो के अंदर सूती वस्त्र के अवशेष मिले। इसके अतिरिक्त आमोद, प्रमोद अर्थात मनोरंजन भली भांति करते थे, क्योंकि यहाँ पर मच्छी पकड़ने के कांटे हुए जाल मिले हैं, गोटियां मिली है, कुछ मुद्राओं पर नारी की मूर्तियां नृत्य करते हुए बताई गई है। अतः विद्वानों का मत है कि इस सभ्यता के निवासियों का जो मुख्य मनोरंजन का जो साधन था वह मच्छी पकड़ना था। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के निवासी नृत्य, संगीत, मल्लयुद्ध आदि विभिन्न प्रकार के द्वारा अपना मनोरंजन का कार्य करते थे। आभूषण, वस्त्र आभूषण, इस सभ्यता के निवासी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, क्योंकि जिसमें सूती और ऊनी और तीनों प्रकार के वस्त्र उत्तीर्ण, वास तथा आदिवास आदि प्रकार से प्रयोग करते होंगे। आभूषणों में स्त्री और पुरुष दोनों से संबंधित आभूषणों के प्रमाण मिले हैं, तथ्य मिले हैं। महिलाओं के श्रृंगार से संबंधित सामग्रियां मिली हुई है, जिसमें पाउडर है, काजल है, कंगन है, पजेब है, विभिन्न प्रकार के उस्त्रे मिले हैं तथा चंद हुदड़ों में दर्पण मिला है। इस प्रकार इस सभ्यता के निवासी वस्त्र और आभूषणों से भली भांति परिचित थे तथा उनका प्रयोग करते थे। वहीं मृतक संस्कार के संबंध में भी विद्वानों के अलग अलग मत है, किंतु सर जॉन मार्शल का मत है कि इस सभ्यता के निवासी तीन प्रकार से दाह संस्कार करते थे। पूर्ण समाधिकरण अर्थात शव को पूर्णतः दफना दिया जाता था, अर्थात गाड़ दिया जाता था।
दूसरे प्रकार के आंशिक समाधिकरण यानी कि जीव जंतु या पक्षियों के भक्षण के बाद जब कोई शव का अवशेष बच जाता था तो उसे गाड़ दिया जाता था। तीसरा दाह कर्म, दाह कर्म के अंतर्गत अर्थात शव को पूर्णतः जला दिया जाता था। अगला धार्मिक अवस्था। इस हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक अवस्था के बारे में पूर्णतः जो जानकारी मिलती है या जो प्रमाण मिलता है वह मुद्रा अर्थात मोहरे और मूर्तियां, जिनमें विशेषकर मुद्राएं इस सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था के बारे में मुद्राओं से जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ के निवासी विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापें करते थे तथा निम्न प्रकार से धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे, जिनमें निम्न प्रकार से मातृ देवी की उपासना, परम पुरुष की उपासना, लिंग व योनि की पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, धार्मिक प्रथाएं इत्यादि इस व्यवस्था की धार्मिक अवस्था को दर्शाती है। मातृ देवी की उपासना इस सभ्यता में, इस सभ्यता के जो विभिन्न नगर थे और उनके उत्खनन में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि में कुछ ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जो यह दर्शाती है कि यहाँ मातृ देवी की पूजा होती थी या नारी का सम्मान किया जाता था, नारी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। जैसे एक मुद्रा के अंतर्गत एक महिला अपने शिशु को स्तनपान करा रही है, अर्थात यह वहीं एक दूसरी मुद्रा में एक महिला के गर्भ से एक वृक्ष निकला हुआ है। वहीं एक और प्रकार की मुद्रा मिली है जिसमें एक नारी का चित्र है जिसके सिर पर एक पक्षी पंख फैलाए हुए हैं। अर्थात तीनों प्रकार की जो मुद्राओं पर जो नारियों के चित्र मिले वह अलग अलग व्याख्या करते हैं। विद्वानों का मत है कि जिस मुद्रा के अंतर्गत नारी शिशु को स्तनपान करा रही है वह जननी का सूचक है, वहीं जिस नारी के गर्भ से जो वृक्ष निकला हुआ है वह वनस्पति जगत की देवी के रूप में विद्वानों ने माना है, तथा जिस नारी की मूर्ति के ऊपर जो पक्षी पंख फैलाए हुए बैठा हुआ है वह पाश्विक जगत को दर्शाता है। अर्थात यह
मुद्राओं पर प्राप्त चित्रों के आधार पर मातृ देवी की उपासना के बारे में बताया जाता है। वहीं परम पुरुष की उपासना, अधिकांशतः विद्वानों का मत है कि इस सभ्यता के निवासी परम पुरुष अर्थात उसकी पूजा करते थे या वह सर्वशक्ति उसे देवता के रूप में मानते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो के अंतर्गत एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर एक पुरुष योग मुद्रा में ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है, जिसके 3 सिर है, 2 सींग है और सिर के ऊपर सिर शास्त्र यानी कि मुकुट है। उसके दाएं और बाएं हाथी, चीता, भैंसा, गैंडा है। सिंहासन के नीचे हिरण आदि के चित्र है। अधिकांशतः विद्वानों का मत है कि यह पशुपति नाथ भगवान शिव का चित्र है। अतः विद्वान यह व्यक्त करते हैं कि इस सभ्यता के निवासी परम पुरुष के रूप में भगवान शिव की उपासना या पूजा करते थे। वहीं लिंग व योनि की पूजा, इस सभ्यता के नगरों की खुदाई के अंदर सीप, मिट्टी, स्फटिक आदि के गोल छल्ले व सूचाकार आकार में सलेटिए रंग के लिंग योनि के पत्थर मिले। पाश्चात्य विद्वान इन पत्थरों को मसाला कूटने के औजार मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इनको लिंग के रूप में मानते हैं और छल्ले आदि योनि के रूप में। अतः इस सभ्यता के उत्खनन जब किया तो विद्वानों का मत है कि इस सभ्यता के निवासी लिंग व योनि की भी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, यहां प्राप्त मुद्राओं के ऊपर विभिन्न वृक्षों के चित्र अंकित मिले, जिसमें पीपल है, नीम है, बबूल है, खजूर है, तुलसा है आदि। एक ऐसी मुद्रा भी मिली है जिस पर वृक्ष की टहनियां अंकित है। सर जॉन मार्शल का मत है कि यह टहनियां पीपल के वृक्ष की अंकित है। अतः अधिकांशतः विद्वानों का मत है कि पीपल इस सभ्यता का सबसे पवित्र वृक्ष था। पशु पूजा, मुद्राओं पर पशुओं के चित्र भी मिले हैं, विभिन्न पशुओं के, जिसमें एक सींग वाला कुब्बड़ बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर आदियों के। किंतु अधिकांशतः बैल के चित्र वाली मुद्रा मिली है। अधिकांशतः विद्वानों का मत है कि इस सभ्यता के निवासी कुब्बड़ बैल को शक्ति के रूप में पूजनीय मानते थे और इनका पवित्र पशु बैल था। कुब्बड़ बैल को
पवित्र पशु माना जाता था। इस सभ्यता में कहीं भी इसके स्थलों पर गाय पूजा के कोई प्रमाण नहीं मिले। इससे ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के निवासी गाय की पूजा नहीं करते थे। धार्मिक प्रथाएं, इस सभ्यता के निवासी विभिन्न प्रकार की धार्मिक प्रथाएं करते थे, क्योंकि यहां खुदाई में स्वास्तिक, सूर्य, ताबीज आदि कुछ ऐसी धार्मिक प्रथाओं के अवशेष या प्रमाण मिले। मुद्राओं पर या उत्खनन में खुदाई करने पर कुछ मुद्राओं पर स्वास्तिक के चित्र मिले हैं, सूर्य के मिले हैं। इससे ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के निवासी सूर्य पूजा करते थे या धार्मिक क्रियाकलापों के समय स्वास्तिक का प्रयोग करते थे। ताबीज मिले हैं, जिससे ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के निवासी अंधविश्वासी भी थे। अतः ताबीजों से तात्पर्य है कि भूत प्रेत विद्या से ये भली भांति परिचित थे आदि। अगला टॉपिक, इस सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था। इस सभ्यता के निवासियों का आर्थिक जीवन कैसा था, अर्थात यह अपनी आजीविका किस प्रकार चलाते थे या जीविका पार्जन के क्या क्या साधन थे। यहाँ के उत्खनन के आधार पर जो अवशेष मिले हैं उनके आधार पर विद्वानों ने इस सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था को निम्न प्रकार से बतलाया है। कृषि, पशुपालन और व्यापार, वाणिज्य, इस सभ्यता की खुदाई से ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के जो अनेक जो स्थल मिले हैं और स्थलों पर जो खुदाई हुई है उससे ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के निवासी कृषि कार्य से पूर्णतः परिचित थे, क्योंकि मुद्राओं के ऊपर जंगली पशु आदि के चित्र मिले। इसका मतलब इन्होंने जंगलों को साफ कर कृषि कार्य करना प्रारंभ किया, क्योंकि इस सभ्यता के पूर्व भी मेहरगढ़ में कृषि के अवशेष प्राप्त हुए। इस सभ्यता के निवासी विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न पदार्थ या अनाज बोते थे, जिनमें गेहूं है, जौ है, चावल है अर्थात धान, बाजरे, खजूर आदि विभिन्न प्रकार के फल आदि के वृक्षों के भी अवशेष मिले हैं। मोहन जोदड़ो हड़प्पा में गेहूं आदि के अवशेष मिले हैं और हड़प्पा में तो अनाज के भंडार मिले हैं। वहीं लोथल में धान के अवशेष मिले हैं। राजस्थान में स्थित काली बंगा में बाजरा के अवशेष मिले हैं तथा काली बंगा में जुते हुए खेतों के अवशेष मिले। इसके अतिरिक्त हरियाणा के बनावली में एक खिलौना मिला है, हल के रूप में हल्का खिलौना मिला है, जिससे ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के निवासी कृषि कार्य या खेतों की जुताई हल के द्वारा करते थे। संभवतः वो बैल और हल का प्रयोग कृषि कार्य में होता था
और इसके सभ्यता के जो सभी स्थल थे नदियों के तट पर थे तथा उस समय पंजाब, सिंध, राजस्थान आदि क्षेत्र में वर्षा की कोई कमी नहीं थी। अतः कृषि कार्य इनका उन्नत था और सिंचाई किस प्रकार से करते थे इस संबंध में निश्चित नहीं कहा जा सकता। संभवतः नाले या नहर आदि के द्वारा संभवतः करते होंगे। वहीं कृषि में खाद के रूप में गोबर आदि का उस समय प्रयोग होता होगा। पशुपालन इस सभ्यता की आजीविका का दूसरा साधन पशुपालन था। पशुओं में भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ता आदि पशुओं को पाला जाता था और पशुओं को पालने का जो मुख्य उद्देश्य होता था उनको उपयोग दो प्रकार से लिया जाता था, एक साधन के रूप में और एक मांस के रूप में। उदाहरण के रूप में बैल व गधा आदि का प्रयोग संसाधन के रूप में तथा बकरी, भेड़ आदि का मांस के रूप में प्रयोग लेते होंगे। अतः इस सभ्यता के निवासी घोड़े से पूर्णतः परिचित नहीं थे। अधिकांशतः विद्वानों का मत है कि इस सभ्यता के निवासी घोड़े के बारे में जानकारी नहीं रखते थे, किंतु गुजरात में स्थित सूरकोटड़ा में घोड़े की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहीं व्यापार और वाणिज्य इस सभ्यता के निवासी थल और जल दोनों प्रकार से अपना व्यापार व व्यवसाय करते थे। स्थल मार्ग विशेषकर बैलगाड़ी या इक्का गाड़ी के द्वारा अपना व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते और ले जाते थे, क्योंकि वहीं जल मार्ग का भी इस सभ्यता के निवासी प्रयोग करते थे। जो बड़ी बड़ी नदियों या आदि जो नदियों बड़ी बड़ी नदियों के जो मार्ग है उनमें नाव या जहाज आदि के द्वारा इस सभ्यता के निवासी जहाज आदि से पूर्णतः परिचित थे, क्योंकि लोथल में बंदरगाह के अवशेष मिले, अर्थात गोंदीवाड़ा मिला है। कहां? लोथल में। इस सभ्यता के निवासी लेन देन में अर्थात वस्तुओं के क्रय विक्रय में मुद्रा का प्रयोग नहीं करते थे। ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि इस सभ्यता के निवासी बाटों का प्रयोग करते थे, दशमलव पद्धति से पूर्णतः परिचित थे। लेकिन विद्वानों का मत है कि यह वस्तु विनिमय करते थे। इस सभ्यता के निवासी पैमाने का प्रयोग भी करते थे वस्तु को नापने के लिए, क्योंकि मोहनजोदड़ो में सीप और लोथल में हाथी दांत का पैमाना मिला है। इस सभ्यता के निवासी लौह धातु से परिचित नहीं थे, क्योंकि यह सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता कांस्यकालीन थी।
अर्थात टीन और तांबे को मिलाकर कांसे की धातु तैयार होती है। डॉक्टर विमल चंद पांडे का मत है कि यह तृतीय कांस्यकालीन सभ्यता थी। इस सभ्यता के राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। स्टुअर्ट पेंगोट महोदय बताते हैं कि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का संचालन पुरोहित वर्ग के द्वारा किया जाता था, जबकि अर्नेस्ट में यह बताते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था प्रजातंत्रात्मक थी। इस संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत माने जाते हैं, लेकिन इसकी राजनीतिक व्यवस्था चाहे राजतंत्रात्मक रही हो चाहे गणतंत्रात्मक रही हो, लेकिन एक सुव्यवस्थित तथा प्रजा कल्याण व हितैषी थी, क्योंकि यह एक साफ सुथरी सुव्यवस्थित तथा व्यापारिक सभ्यता थी। इस सभ्यता के पतन के संबंध में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों के पतन के संबंध में कुछ विद्वानों का मत है कि बाहरी आक्रमण अर्थात बाह्य आक्रमण हुए, जिसमें स्टुअर्ट चाइल्ड, डॉक्टर वी.ए. स्मिथ आदि की इस सभ्यता पर आर्यों ने आक्रमण कर इस सभ्यता को नष्ट कर दिया, क्योंकि मोहनजोदड़ो के एक कमरे में 13 नरकंकाल मिले, उसकी गलियों में छोटे छोटे बच्चों के नरकंकाल मिले, जिसके आधार पर विद्वानों का मत है कि इस सभ्यता पर बाहरी आक्रमण हुआ था और ये आक्रमणकारी आर्य थे। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, अमलानंद घोष, आर्ले स्टील आदि विद्वान कि उस समय पंजाब, राजस्थान, सिंध में अच्छी बरसात होती थी और वहाँ के लोगों ने ईंटों को पकाने के लिए आसपास के जंगलों को काटा, जिसके कारण वर्षा कम होने लगी और इस सभ्यता के निवासी जीविकापार्जन के लिए दूसरी ओर पलायन कर गए। तीसरा, व्यापारिक गतिरोध। इस सभ्यता का उस समय की मेसोपोटामिया, सुमेरियन, क्रीट आदि सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध थे और जिसमें विशेषकर मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ, क्योंकि उसकी संबंधित कुछ तथ्य मिले हैं, अतः बाद में संभवतः इनका व्यापारिक संबंध गड़बड़ा गया और एक दूसरे से विद्वानों का मत है कि संबंध विच्छेद हो गए। कुछ विद्वान भूतात्विक परिवर्तन बताते हैं तो कुछ विद्वान बाढ़ व प्राकृतिक प्रकोप, क्योंकि इस सभ्यता के अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसे हुए थे। नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, क्योंकि मोहनजोदड़ो के उत्खनन से स्पष्ट होता है कि इस नगर में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। बाढ़ के कारण यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त रहता था या अन्य स्थानों की ओर वह पलायन कर गए, या फिर भयंकर महामारी, मलेरिया जैसे आधुनिक काल में कोरोना ऐसी भयानक महामारी की चपेट के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। अतः अधिकांश विद्वानों का मत है कि इस सभ्यता का पतन एक कोई निश्चित कारण न होकर अनेक कारण रहे होंगे। अगला जो टॉपिक है अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।